हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और सभी को क्वेश्चंस समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों, आज इसी क्रम में हम सभी एक नए टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके क्लॉज से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि क्लॉज होता क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा, क्लॉज और फ्रेज दो ऐसे टॉपिक हैं वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब का होना आवश्यक है और फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का होना आवश्यक नहीं होता है। और क्लॉज जो होता है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। समझ पा रहे हैं ना। क्लॉज आपके दो प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज के कोई भी अन्य प्रकार नहीं होते, बट सबॉर्डिनेट क्लॉज के तीन प्रकार होते हैं। वो तीन कौन कौन से हैं, जैसा कि आप सभी ने पढ़ रखा है। नाउन क्लॉज, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, और आप देख पा रहे हैं एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज। तो याद रखिएगा, ये तीन क्लॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज के प्रकार हैं। तो हम सभी को क्या करना होगा, आए हुए क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में अलग अलग एग्जाम में आए हैं, क्लॉज को पहचानने से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं या कंप्लीट करने से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिएगा हम सभी पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना पहला प्रश्न है, ही हैज़ डन नथिंग। इसके बाद आप देख पा रहे हैं ही अराइव्ड। तो यहाँ पे कौन सा जो है फॉर लगेगा, सिंस लगेगा, फ्रॉम लगेगा या आफ्टर लगेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी सेंटेंस में हैज आ जाए तो सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब जो है जब वह पहुंचा उस समय से यहाँ पर जो है उसने कुछ नहीं किया। आप समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर सी करेक्ट होगा। और दो को प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे सिंस देगा और टेंस कंप्लीट करने के क्वेश्चन बनेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव होगा, और अगर हैज़ हैव दिया होगा तो नथिंग के साथ सामान्यतया तो बट लगता है, लेकिन जब ऐसा सेंस हो कि किसी भी मतलब चीज़ को पर्टिकुलर इंडिकेशन किया जाए तो सिंस लगता है। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे। बिल्कुल सभी लोग आंसर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आप जो आपको एक सेंटेंस मिल रहा है उसको कंप्लीट करना है। अ क्लॉज कंटेन्स अ एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन या सब्जेक्ट। तो जैसा कि आप सभी लोग जान पा रहे हैं कि हमने बताया एक क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का होना अनिवार्य होता है। तो डी ऑप्शन, बिल्कुल डी वाले बच्चे आप सभी करेक्ट जा रहे हो। जो बच्चे जो है इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं वे बच्चे तो एकदम से आंसर करें, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वे बच्चे रिवीजन करें। दोनों प्रकार से आपका, ठीक है, अच्छे से क्लास चलेगा और दोनों प्रकार से आपका बहुत अच्छे से रिवीजन होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिएगा। आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द ब्रैकेट्स, माई फ्रेंड हेल्प्ड मी व्हेन आई वॉज इन डेंजर। अब आपको जो है व्हेन आई वॉज इन डेंजर जो था इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो है व्हेन आई वॉज इन डेंजर इसको आपको पहचानना है। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है नाउन क्लॉज, दूसरा निगेटिव क्लॉज, तीसरा एडजेक्टिव क्लॉज और चौथा कह रहा है एडवर्ब क्लॉज। तो आपको पता है ना कि निगेटिव क्लॉज कोई नहीं होता। फिर देखिए आपको ध्यान रखना होगा कि जो नाउन क्लॉज में होते हैं वे आपके हेल्पिंग वर्ब यानी कि हु हो गया, व्हाई हो गया, इसके बाद आप देख पाते हैं वेयर हो गया, हाउ हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, दैट हो गया, दैट, ये सभी ऐसे ही जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, ये सभी यदि अपने आगे आए हुए नाउन को आइडेंटिफाई करें या मॉडिफाई करें तो ये एडजेक्टिव क्लॉज के कंजक्शन हो जाएंगे, और यही अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करें तो नाउन क्लॉज के कंजक्शन। आप समझ पा रहे हैं, या नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो माई फ्रेंड हेल्प्ड मी व्हेन आई वॉज इन डेंजर। तो आप देखिएगा कि जो व्हेन होता है या वेयर होता है, जब जो है व्हेन, ठीक है, जब वेयर और कॉमा लगता है तो इसका मीनिंग होता है जहाँ तहाँ, लेकिन अगर जो है व्हेन आ जाए आपको मिल जाएगा व्हेन, व्हेन, ठीक है।
तो व्हेन के साथ कॉमा लगता है तो जैसे इसकी मीनिंग जब तब होती है। तो ये दोनों अगर इस तरह से आए कि वेयर के बाद कॉमा, तो जैसे आप कहते नहीं है जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ऐसे जो है सेंस में ये एडवर्ब क्लॉज के कंजक्शन है। अदरवाइज ये नाउन और एडजेक्टिव क्लॉज के हैं। तो समझ पा रहे होंगे ना। अब चलिए अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है मेरे फ्रेंड ने मेरी मदद की जब मैं खतरे में था, जब मैं संकट में था। तो एडवर्ब क्लॉज आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाले विद्यार्थी बिल्कुल आप सभी करेक्ट जा रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। व्हेन का प्रयोग एडजेक्टिव में तब होगा जब आप बोलोगे आई नो द टाइम व्हेन यू वेंट टू स्कूल, मैं उस समय को जानता हूँ जब तुम स्कूल गए। बस समझ पा रहे हैं ना। तो ये द टाइम की वजह से एडजेक्टिव बन गया, लेकिन अगर कहता आई नो व्हेन यू वेंट टू स्कूल तो ये नाउन बन जाता। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। डिपेंडेंट क्लॉज ऑल्सो कॉल्ड, बताना पड़ेगा डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम। जैसा कि बच्चों आपको पता है प्रिंसिपल क्लॉज का दूसरा नाम मेन क्लॉज होता है, ठीक, और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक उसी प्रकार डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो दोनों जो है सह उपवाक्य होता है। जैसे जो है आप बोलते हो राम इज़ अ गुड बॉय, श्याम इज़ अ गुड बॉय, तो एंड लगा दो तो दोनों आपका जो है कोई किसी से कम नहीं है और किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट दैट आई लव मोस्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज या नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज या प्रोनाउन क्लॉज। तो आपको पता है कि प्रोनाउन क्लॉज कोई नहीं होता, एडवर्ब क्लॉज होता है, लेकिन एडवर्बियल क्लॉज नहीं होता। एडवर्बियल फ्रेज होता है जो एडवर्ब से बनता है या एडवर्ब की तरह काम करता है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा दैट आया है रेस्टोरेंट के लिए, तो ये इसी का एडजेक्टिव बन गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ नाउन क्लॉज, इसमें कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें नाउन क्लॉज है। बिकॉज यू हैव डन दिस आई शैल पनिश यू, या दे वेंट वेयर लिविंग वॉज चीपर, या दैट यू हैव कम। तो बस आपको याद रखना है नाउन क्लॉज क्वेश्चन में पूछा है तो बिकॉज आता नहीं है नाउन क्लॉज में, ये एडवर्ब क्लॉज में आता है। दे वेंट इसमें कुछ लगा ही नहीं, वेयर तो ये भी एडवर्ब हो गया। जो है दे वेंट वेयर लिविंग वॉज चीपर, जहाँ पर जीना बहुत जो है अच्छे क्वालिटी का नहीं था वहाँ पर वो लोग गए, तो जहाँ वहाँ आ रहा है ना, इसलिए ये भी नहीं होगा। दैट यू हैव कम, दैट आ गया ना, तो नाउन क्लॉज यही हो गया। बात समझ पा रहे हैं ना। सी वाले बच्चे आप सभी एक नंबर करेक्ट कर लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ द क्लॉज इन द ब्रैकेट्स आवर नेवर हु मूव्ड इन लास्ट ईयर वांट्स टू बोरो द चेन सॉ, बताइएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज, यानी कि जो ब्रैकेट में दिया है हु मूव्ड इन लास्ट ईयर, ये कौन सा क्लॉज है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा हु आ किसके लिए रहा है, नेवर के लिए यानी पड़ोसी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं बिल्कुल सही, सभी बच्चे करेक्ट जा रहे हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, यहाँ पर आपको बताना है कि ब्रैकेट में दिए गए स्टेटमेंट का जो है को पहचानना है। तो आपको पता है कि जो है जो सारे क्वेश्चन वर्ड्स और जो है दैट होता है वो आपका नाउन बनता है, और फिर अगर नाउन के साथ है तो एडजेक्टिव बन जाता है, और बाकी बिफोर, आफ्टर, फिर आप देखते हैं सिंस, एज सून एज, नो सूनर देन, इफ़, व्हेन के बाद फिर कॉमा, वेयर के बाद भी कॉमा, यहाँ वहाँ के अर्थ में वेयर एज। इसके बाद आप देखते हैं ये सभी एडवर्ब क्लॉज के कंजक्शन है। तो बिफोर आ गया तो एडवर्ब क्लॉज का है, तो आपका आंसर एडवर्ब क्लॉज ऑप्शन में नहीं है। तो अब आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज करेक्ट करना होगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही अलग प्रकार एडवर्ब क्लॉज भी होता है। ओके, आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 से 14 देखिएगा। ईच इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, अब आप देखिएगा अंडरलाइन वर्ड क्या है। दैट देयर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड,
ठीक है, द टीचर टोल्ड यू द स्टूडेंट दैट देयर रिजल्ट वॉज क्वाइट गुड। अब आप देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि टीचर ने बताया बच्चों को कि उनका रिजल्ट क्वाइट गुड। तो यहाँ पर दैट आपका कंजक्शन की तरह आया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नाउन फ्रेज हो जाएगा या नाउन क्लॉज। क्यों? क्योंकि दैट देयर रिजल्ट वॉज क्वाइट गुड, ये पूरा स्टेटमेंट नाउन की तरह काम कर रहा है, ओके, एडजेक्टिव की तरह नहीं। आगे बढ़ जाएंगे। राम वियर अ शॉल, वेयर एज श्याम वियर्स और कोट। बताइएगा क्या हो जाएगा करेक्शन यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट करें। वेयर एज हमेशा एडवर्ब क्लॉज में आता है। तो आप सभी समझ पा रहे हैं ना कि कैसे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हेन हो, वेयर हो, अनटिल हो, अनलेस हो, सिंस हो, एगो हो, बिफोर हो, आफ्टर हो। ठीक है, आप जो है जान रहे हैं कि एज हो, नो सूनर देन हो, वेयर एज हो, वॉट एवर हो, हुम एवर हो, इन सभी कंजक्शन को, इन सभी वर्ड्स को हमेशा एडवर्ब क्लॉज में रखा जाता है, यानी कि इनसे अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो एडवर्ब क्लॉज होता है। ठीक है, तो वेयर एज आया है वो एडवर्ब क्लॉज है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हुज कार हैज बीन स्टोलन इज स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री। कह रहा है कि जिसकी कार खो गई है अभी तक रहस्य बना हुआ है। बताइएगा इसमें कौन सा क्लॉज है, ऑप्शन देख लें। एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज या नाउन क्लॉज। तो याद रखिएगा एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज दोनों, एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज, ना कि नाउन क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज का दो है, दोनों एक दूसरे का ही नाम है। बट अगर ऑप्शन में रिलेशन बनाएगा तो रिलेटिव बोल दीजिएगा, और अगर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो एडजेक्टिव बोल दीजिएगा। ठीक ना। तो यहाँ पर देखिएगा, किसकी कार या जिसकी कार चोरी हो गई है अभी तक रहस्य बना हुआ है, तो ये नाउन फ्रेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी की कोई विशेषता नहीं बता रहा। तो क्वेश्चन नंबर नाउन क्लॉज है, क्वेश्चन नंबर 11 का डी। समझ पा रहे हैं ना सभी बच्चे? बिल्कुल डी वाले बच्चे करेक्ट जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर, खेती पानी पर निर्भर करती है, विच विल बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द मानसून। इसमें कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या नाउन क्लॉज? बताइएगा। देखिए कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, बस आप देखिए विच किसके साथ आया है, तो वाटर के साथ आया है। तो जो आवश्यकता यानी कि जिस जो अवेलेबल होगा सिर्फ मानसून में, ठीक है, मानसून के दौरान, तो यहाँ पर विच एडजेक्टिव की तरह काम किया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए आंसर। आप समझ पा रहे हैं ना। आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ही आस्क्ड द क्वेश्चन फॉर विच देयर वर नॉट आंसर। बताइएगा यहाँ पर कौन सा आप जो है क्लॉज करेंगे। क्लॉज से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, या तो अंडरलाइन वर्ड वाले आ जाएंगे और या तो आपको मिल जाएगा अंडरलाइन वर्ड, अगर नहीं मिलेगा तो फिल इन द ब्लैंक वाला आ जाएगा, या कंप्लीट क्वेश्चन वाला आ जाएगा। कंप्लीट करने को आधा लिखेंगे आधा कंप्लीट करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस के लिए आया है ना जिसके लिए कोई उत्तर नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का एडजेक्टिव, बिल्कुल आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, दैट ही मे फॉल इल, मतलब कि वह बीमार हो सकता है वरीज में। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड जो है वरीज में, ये अंडरलाइन वर्ड आपको पहचानना है क्या है। तो एडजेक्टिव क्लॉज है या रिलेटिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है या नाउन क्लॉज है। तो बताइएगा क्या करेंगे आप इसमें करेक्शन। देखिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है, बिल्कुल प्रिंसिपल क्लॉज वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हैं। देखिए ये जो वरीज में है आपको इनकम्प्लीट लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखें, इट वरीज मी, इट वरीज मी दैट, ठीक है, यह मुझे चिंता दिलाता है कि ही मे फॉल इल, तब तो आपको सही लग रहा है, लग रहा है ना।
तो बस आप यही समझिएगा, इट जो है हिडन किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट होगा, प्रिंसिपल क्लॉज है ये। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द बॉय स्टूड ऑन द टेबल टू कैच द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, द अंडरलाइन फ्रेजेज इज। आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा आंसर है। ऑन द टेबल ये कौन सा फ्रेज है, आपको ऑप्शन मिल रहा है नाउन फ्रेज है, या फिर जो है वर्ब फ्रेज है, या आप देख पा रहे हैं एडजेक्टिव फ्रेज है, या एडवर्बियल फ्रेज है। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। इसको क्वेश्चन नंबर 14 को आप फिर से देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा फ्रेज है। तो देखिए, या तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होता क्योंकि प्रीपोजिशन से बना है, लेकिन जब ऑप्शन में प्रीपोजिशन नहीं दिया है तो प्रीपोजिशन क्या करता है, तो किसके आसपास आया है, तो ये स्टूड के आसपास आया है। स्टूड क्या है, स्टूड वर्ब है, तो ये क्या हो गया, एडवर्बियल फ्रेज हो गया। ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज हो गया। कोई दिक्कत? देखिएगा, स्टूड क्या है, द बॉय स्टूड। अब स्टूड की विशेषता है ना कि टेबल पर खड़ा है, तो इसको बिल्कुल भी आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तो ये आपका देखिए लगेगा कि नाउन फ्रेज है, लेकिन ये रियल में टेबल, ऑन द टेबल, ये क्या कर रहा है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन के फ्रेज बना रहा है, और ये स्टूड को आइडेंटिफाई कर रहा है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी एडवर्बियल फ्रेज है, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब क्या है, स्टूड। बात समझ पा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, लिविंग बिहाइंड द डॉग वॉज अ डिफिकल्ट डिसीजन दैट द फाइनली हैड टू टेक। बताइएगा, ये लिविंग बिहाइंड वर्ड क्या है, ऑप्शन से देखिएगा। फ्रेज है, क्लॉज है, दैट, फिर है द सब्जेक्ट है, या सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। बताइएगा, लीविंग बिहाइंड ये कौन सा जो है आपका कंप्लीट आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेज है। देखिए बच्चों, फ्रेज क्यों है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज होता है, ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, और सब्जेक्ट की बात करें तो द डॉग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्लॉज होगा नहीं, क्योंकि सीधे लिविंग और बिहाइंड वर्ड ही किया है। क्लॉज में तो सब्जेक्ट वर्ब आना चाहिए, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कंजक्शन तो कहीं है नहीं, ये तो जो है पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है। अब आप समझ पा रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, दे वेंट व्हेन द मॉर्निंग डॉन्ड। बताइएगा, एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज है, या एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज है, या नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज है, या जो है नन ऑफ द एबव है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप कौन सा आंसर करेक्ट करेंगे। दे वेंट व्हेन द मॉर्निंग डॉन। बताइएगा, वे गए जब सुबह हो गई। ठीक है, भोर हो गई, तो क्या करेंगे आप, जब तब, तो एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, ए वाले बच्चे आप सभी करेक्ट जा रहे हो। इसको अगर आप सीधा कर दो तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, व्हेन द मॉर्निंग डॉन्ड कॉमा दे वेंट, जब सुबह हुई तब वे गए। समझ पा रहे हैं ना। तो ये जब तब की मीनिंग ले, जहाँ तहाँ की मीनिंग ले, तो एडवर्ब क्लॉज अपना आंसर होगा। ओके, तो आप देखिएगा यहाँ पर कौन सा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा, एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द वैकेशन इज व्हाट रॉबर्ट नीड्स मोस्ट। फिर है दिस टाइम। इसको बताइएगा, द वैकेशन इज, जो छुट्टी मिली है वो इस समय रॉबर्ट को जो है ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, व्हाट रॉबर्ट नीड्स मोस्ट। बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान दीजिएगा। ये आपका देखिए, द वैकेशन इज व्हाट, तो आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल रहा है ना, और ऑब्जेक्ट के रूप में जब आंसर मिलता है तो आपका जो है कौन सा करेक्ट होता है, नाउन फ्रेज या क्लॉज। तो अपने ऑप्शन में देखिए, प्रोनाउन क्लॉज होगा नहीं। ठीक है, और जो है एडजेक्टिव और नाउन और एडवर्ब क्लॉज में, तो क्वेश्चन नंबर 18 में नाउन फ्रेज होगा। ठीक है, नाउन फ्रेज क्यों होगा, क्योंकि नाउन से बना। नाउन क्लॉज क्यों होगा, क्योंकि नाउन से बना जो है इन व्हाट जो है वो नाउन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। आगे बढ़ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 19 पर। इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच
वर्ड इज द, फिर है मॉडिफायर एंड विच वर्ड डज अ मॉडिफाइड। बताना है आपको कौन सा वर्ड मॉडिफायर का काम कर रहा है और कौन सा वर्ड इसमें मॉडिफाई हो रहा है। तो बताइएगा। सेंटेंस है अ स्ट्रॉन्ग विंड्स स्वेप्ट, फिर है थारो थ्रो द टाउन टुडे। आपको ऑप्शन मिल रहा है विंड मॉडिफाइज द वर्ड द स्ट्रॉन्ग वर्ड, या स्ट्रॉन्ग मॉडिफाइज द विंड वर्ड, या विंड मॉडिफाइज द टाउन, या द टाउन मॉडिफाइज द नाउन, टाउन मॉडिफाइज द नाउन विंड। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या करेंगे आप देखिएगा। ये स्ट्रांग वर्ड विंड के साथ आया और विंड जो है ये विंड्स क्या है, ये विंड आपका हवा है, पवन है। तो पवन की विशेषता क्या है कि वो स्ट्रांग है। तो आप कौन सा करेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी वाला। ठीक है बच्चे, आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, हिज आईज कॉट अ हिप ऑफ लेटर्स दे वर लाइंग ऑन द टेबल। अब आपको क्या करना है, रिलेटिव क्लॉज से इसको ऐड करना है। आपको याद है क्वेश्चन वर्ड हो या दैट हो तो रिलेटिव क्लॉज बनता है। तो देखिए एक में आपका दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप एंड लगाए हैं, गलत हो गया। फिर हम विच आप करें, बट करें, सो दैट करें, तो आपको पता है विच वाला आंसर करेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हैं ना, बी वाले बच्चे बिल्कुल आप लोग सही हैं। हिज आईज कॉट अ हीप ऑफ लेटर्स विच वर ऑन लाइंग ऑन द टेबल। ओके, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 का बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो चलिएगा, बहुत बढ़िया। अपने स्कोर ज़रूर बताएं, कैसे लगे आपको क्वेश्चंस, क्या फिर से रिवीजन हुआ आपका, या कितना मदद हुआ, कितना आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर आप बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको आज 20 क्वेश्चंस दिए गए, फिर आपको और भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जितना बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका जो है धीरे धीरे टॉपिक पर पकड़ बनेगा, और जो भी टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उससे रिवीजन हो रहा है। थैंक यू सो मच। अपना अनुभव ज़रूर लिखिएगा, अपने मार्क्स बताइएगा कितने आपने गेन किए, कहाँ पर गड़बड़ हुई उस पर ज़रूर विचार करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।